नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के दौरे की करते हैं। सीएम धामी आज केदारनाथ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वे करीब 2 घंटे रुकेंगे और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी सुबह 9 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे और करीब दोपहर 12 बजे वापस राजधानी लौट आएंगे। देहरादून के दौरे पर होंगे आज सीएम पुष्कर धामी। देहरादून से केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे। करीब 2 घंटे तक केदारनाथ में रहेंगे और यहां पर पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वापस राजधानी देहरादून लौट आएंगे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, सुबह 9 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। यहां पर जो काम चल रहा है उसके निरीक्षण के अलावा भी कोई कार्यक्रम है क्या मुख्यमंत्री का? मेनका जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के 9 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे, उसका केदारनाथ में दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वहां पर जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग वहां पर मुख्यमंत्री खुद करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री इससे पहले भी 3 बार ये दौरा कैंसिल हुआ था केदारनाथ जाने का, मौसम खराब होने की वजह से। लेकिन अब 7 तारीख अक्टूबर को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर फिर वहां पर केदारनाथ का अपडेट लेंगे कि कैसे वहां पर काम चल रहा है। पहले यह भी चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री 7 तारीख को केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फाइनल प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि 6 नवंबर को जब केदारनाथ के कपाट बंद होंगे उससे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ जा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा ये बेहद अहम है और मुख्यमंत्री वहां पर ये देखेंगे कि सेकंड फेज का वर्क किस तरीके से वहां पर शुरू होना है। खासतौर पर शंकराचार्य की जो मूर्ति वहां पर लगाई जा रही है उसको लेकर खासे उत्साहित है प्रधानमंत्री और उन्हीं का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम हो। तो आज खुद मुख्यमंत्री पहली बार केदारनाथ जा रहे हैं और वहां पर पूरे कामों का जायजा लेंगे। मेनका जी दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर चार धाम और हेमकुंड साहिब समेत अब तक 43,400 यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो अब तक 13,683 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ में 11,288 और गंगोत्री में 7,290 यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री की बात की जाए तो अब तक यहां पर 5,211 दर्शनार्थी पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से बंद चंपावत के रीठा साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के आने पर रोक थी, लेकिन अब कोरोना में कमी आने के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब समेत कई राज्यों से सिख श्रद्धालु यहां पर रीठा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन को आने लगे हैं। नहीं आए, हम पहली बार आए हैं जी। अभी हम नानक मता से रीठा साहब गुरुद्वारा जाएंगे जी, उसके बाद पटना साहब से हजूर साहब। साल आते हैं हम लोग। 2 साल नहीं आए, कोरोना काल चल रहा था। अब 2 साल के बाद आए हैं। हर साल आते हैं, बहुत साल हो गए। हम आगे जाते हैं पटना साहब, रीठा साहब होके फिर पटना साहब, हजूर साहब, नंदेड़, महाराष्ट्र। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला में बने रेस्क्यू सेंटर को जल्द ही टाइगर सफारी में कन्वर्ट किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। टाइगर सफारी बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी, अपील की थी। आपकी जानकारी के लिए कि इसको हम जरूर पूरा करेंगे। हमारे विधायक जी, सांसद जी, सब लोगों ने मुझे कहा है। तो और बलूनी जी जो सांसद है उन्होंने भी आग्रह किया था सुबह, तो हम इसको जल्दी करेंगे। देहरादून में एंट्री के साथ ही लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे आप किसी भी रूट से आए। लेकिन अब इसी जाम से निजात पाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा भी किया जाएगा। हरिद्वार से देहरादून आना हो या फिर ऋषिकेश से राजधानी पहुंचना हो, शानदार फ्लाईओवर में फर्राटा भरते हुए गाड़ियां निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही जोगीवाला के पास गाड़ियां पहुंचती हैं तो बोटलनेक में ऐसी फंसती हैं कि घंटों जाम में लग जाते हैं। और ऊपर से लोकल ट्रैफिक का बढ़ता दबाव इस जाम को कम नहीं होने देता। मगर अब इसी समस्या से निजात पाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रिस्पना से मोहकमपुर तक 2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसकी डीपीआर को केंद्र ने मंजूरी दे दी है और इस एलिवेटेड रोड से जाम के झाम से निजात मिलेगी। रिस्पना पुल से लेके और मोहकमपुर फ्लाईओवर तक हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरी 2 किलोमीटर के लगभग एलिवेटेड रोड बनाने का। एलिवेटेड मतलब पूरा जो रोड है वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगी।
तो एज ऑन टुडे उसमें ये किया है कि जो कंसल्टेंसी है उसकी DPR बनाने के लिए वो इनवाइट हो गई है। सहारनपुर, पानीपत या फिर हिमाचल के रूट पर भी यही हाल है। इसके लिए यहाँ बस अड्डे से लेकर रिस्पना तक रोड 4 लेन बनाई जा रही है। ये इलाका सबसे भीड़भाड़ वाला है। 30 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो गया है और फरवरी 2023 तक इसे पूरा करने का टारगेट है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि समय रहते हुए उसको हम पूरा कर सकें। और आपको पता भी होगा कि अभी हमने काम शुरू कर दिया है और इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। इनके अलावा जोगीवाला लाडपुर सेसदरा बाईपास को भी 4 लेन किया जा रहा है, जिससे मसूरी जाने वाले यात्री बिना दून शहर में आए सीधे जा सकेंगे और जाम की सबसे बड़ी समस्या भी दूर होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड में डिजिटल रिवॉल्यूशन को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में 4 इंटरनेट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई है और अगले 1 हफ्ते में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी और बलूनी ने कहा कि काफी कोशिशों के बाद ये काम पूरा हो पाया है। अनिल बलूनी ने IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की, जिसके बाद बलूनी ने बताया कि 2 कुमाऊं में और 2 गढ़वाल में इंटरनेट एक्सचेंज की मंजूरी मिली है। इंटरनेट एक्सचेंज बनने से न सिर्फ इंटरनेट स्पीड में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, बल्कि वर्क फ्रॉम होम और बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी। साथ ही राज्य में कॉल सेंटर इंडस्ट्री खुलने के भी रास्ते खुल जाएंगे और इसे राज्य के लिहाज से एक बड़ा और शानदार कदम माना जा रहा है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है, भारत सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर तेज इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। इस बारे में जब लगातार मेरी माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको और तेज करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज आजकल आ रहे हैं, उनको किया जा सकता है। मैं लगातार माननीय मंत्री जी से मेरी मांग रही कि उत्तराखंड के हर जिले में कोई इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज हो और हमारे यहाँ उद्योग भी आ सकें और साथ में बच्चों के लिए और जो हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन लोगों के लिए भी तेज इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। इसका मैंने इवैल्यूएट भी कर दिया है और मैं जल्दी से जल्दी ये करवाने की कोशिश भी करूँगा। मैं मानता हूँ कि जो अनिल भाई ने कहा है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी आता है पोस्ट कोविड के बाद कि उनको भी जोड़ा जाए। वहाँ के भी बिजनेस हमारे ये डिजिटल जो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन है उनमें पार्टिसिपेंट हो। इधर नैनीताल तेजी के साथ कंक्रीट के शहर में तब्दील होता जा रहा है। अंधाधुंध अवैध निर्माण के कारण शहर पर खतरा भी मंडराने लगा है और जमीन जिहाद को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल की ये तस्वीरें आपको जरूर सुकून दे रही होंगी, लेकिन ये निर्माण शहर के लिए चिंता भी पैदा कर रहे हैं। ग्रीन जोन लगातार अतिक्रमण की चपेट में है तो मकान निर्माण के लिए मकानों का खुला उल्लंघन हो रहा है। पेड़ों को मकान के साथ ऐसी चिनाई की जा रही है कि मानो पेड़ धरती से नहीं मकानों में उगाए हों। वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अधिकारियों को देखते हुए लगा है कि अवैध निर्माण में इनकी पूरी मिलीभगत है, इनके कर्मचारियों की मिलीभगत है। लगातार नैनीताल के जागरूक लोगों द्वारा इनको सूचना दी जाती है, शिकायत करी जाती है, मगर ये खाना पूर्ति के नाम पे सील कर देते हैं। दरअसल नैनीताल शहर की भार वहन करने की क्षमता 13 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और व्यावसायिक निर्माण 1995 के बाद से बैन है। बावजूद इसके दुकानों और मकानों की अनुमति लेकर तैयार होटलों पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि मकान निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण, वन विभाग, पालिका समेत कई विभागों की NOC लेनी जरूरी है, लेकिन विभागों की लापरवाही के चलते शहर में धड़ल्ले से निर्माण जारी है और नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। क्योंकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाना भी सरकारी एजेंसियों का कार्य है। अवैध निर्माण ना हो इसको देखा जाए। सभी प्राधिकरणों को, अन्य एजेंसियों को भी ये बताया गया है कि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जाए। राजकीय संपत्तियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, यह विभागों को सुनिश्चित करना। जमीन जिहाद को लेकर जो सवाल पूरे राज्य में उठ रहे हैं, उसको लेकर चिंता नैनीताल में सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन पर कार्रवाई करेगा कौन और ये कार्रवाई कब होगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में 6 अक्टूबर से होने जा रही ऊर्जा कर्मचारियों की हड़ताल मामले में अब राज्य ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक महासंघ, जल निगम के साथ PWD के संगठन ने भी ऊर्जा कर्मचारियों के समर्थन की बात कही है। वहीं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी के साथ अब जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों का साथ देने का
वादा कर दिया है। मांग रहे हैं और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए हम अपने ऊर्जा निगम के साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में हम उनसे अलग नहीं हैं और जहां भी उनका आंदोलन जिस भी रूप में जाएगा, जिस परिस्थिति में जाएगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जितने और अन्य घटक दल हैं उन सभी ने समर्थन किया है और हमारे दिन पर दिन समर्थन बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास के स्टेट के सभी हमारे कार्मिक संगठनों ने, अधिकारी संगठन जितने भी हैं, उन सब का समर्थन हमारे पास आ चुका है। कोरोना काल में बंद श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून हेलीकॉप्टर सेवा बढ़े हुए किराए के साथ 7 अक्टूबर से शुरू होगी। स्वीत गांव के पास जीवीके हेलीपैड को तैयार कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा बंद होने से पहले किराया 2,903 रुपए था, अब इसका किराया 3,500 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही एयर एम्बुलेंस की भी शुरुआत होगी। वर्ष से हम पूरे उत्तराखंड में कई स्थानों पे अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें श्रीनगर भी एक बड़ा स्थान है। अब श्रीनगर से देहरादून लोग 3,500 रुपये में चले जाएंगे, यानी टैक्सी से भी कम किराए में अब हेलीकॉप्टर की सेवा हमारी शुरू हो रही है। जल्दी हमारी सरकार जो है एयर एम्बुलेंस सेवा भी अपने उत्तराखंड राज्य को देने वाली। दर चुनावी साल में नेता बहुत सी चीजों को फ्री में देने का ऐलान करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव से पहले ही फ्री में आलू बांटने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव साल में वोटरों को लुभाने के लिए नेता हर उपाय अपनाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अब वोटरों को आलू बांटते नजर आए हैं। मंच पर उन्होंने भगवान गणेश के प्रतीक के तौर पर बैठाया और आम लोगों को 5 किलो आलू के पैकेट निःशुल्क वितरित किए। हालांकि उनका दावा है कि इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो हरीश रावत से प्रभावित होकर पहाड़ी स्वाद बांट रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम न होकर मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की उन कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर, जिसमें वो पहाड़ी उत्पादों की पार्टी रखते हैं और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। वो राठी स्वाद हमारे श्रीनगर के लोग भी उसे चख सकें। गणेश गोदियाल पौड़ी के राठ इलाके के हैं, जहां पर आलू की पैदावार काफी होती है। वहीं फ्री आलू पाकर लाभार्थी भी खुश दिखाई दिए। आए थे आलू के लिए, हमने देखा, हमने सोचा ये आलू कैसे हैं, क्या है, खा के देखते हैं। हाँ जी, तो फ्री आलू मिला, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। मंच पर गणेश और मंच के नीचे फ्री आलू। देखना होगा कि प्रतीकों की ये राजनीति कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रुड़की में दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटों पर जीत कराएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक पार्टी का पूरा रोड मैप तैयार है और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। मदन कौशिक ने कहा कि युवा नेतृत्व में पार्टी जीत हासिल करेगी। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार और संगठन के साथ और दिसंबर तक के जो हमने रोड मैप तैयार किया है, उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। इधर नई टिहरी में सरकारी इमारतों की हालत जर्जर हो गई है, बावजूद इसके लोग उसमें रहने को मजबूर हैं। बारिश के दौरान कई मकानों की छतें टूट रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सीढ़ियों पर भी दरारें आ गई हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर रंगाई पुताई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि शिकायत आने पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। यहाँ दुर्दशा है, छतों की स्थिति दुर्दशा है, बिल्डिंगें डैमेज होने की स्थिति में आ गई हैं। लेकिन पूर्ण हाउस का जितना भी पैसा आता है वो रंग पुताई में तक ही सीमित रखा जाता है। मेरा ये अनुरोध है विभागीय अधिकारियों से कि कम से कम रंग पुताई के अलावा कम से कम उन बिल्डिंगों की स्थितियां भी देखी जाए। असल में ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है यहाँ पर, और बहुतों में जो छतें हैं उनको अपना भी वो जो है टूट के गिर रहे हैं, तो उनको अब हमने सोचा कि उनको हटा दिया जाए। जो आरसीसी के हैं उनकी जगह हम जो है जीसीआई शीट पे बना करके अपना जो है सनसेट बना रहे हैं।
उधर चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि प्राथमिक से लेकर इंटर तक सभी स्कूल 100% खुल गए हैं। बावजूद इसके शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल की जगह कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाई गई है, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों को ड्यूटी से हटाया और अब स्कूल में शिक्षक छात्रों को पढ़ा सकेंगे। शासन का आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार उन्होंने समस्त शिक्षकों को कोविड और कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया है। अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमारे स्कूल में जो बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ था वो कवर अप करने में हमें थोड़ा सा सहायता मिलेगी। और अभी सारे स्कूलों को कह दिया गया है कि 100% कैपेसिटी के साथ में अध्यापक वहाँ पे उपस्थित होंगे। उधर पौड़ी जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जिले के प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज मिल सकेगा। कोटद्वार के देवी रोड के निजी अस्पताल को आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा गया है। पौड़ी जिले में पहली बार किसी निजी अस्पताल को इस योजना से जोड़ा गया, जिससे मरीजों को भी राहत मिल सकेगी। निःशुल्क मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, वार्ड, आम बीमारियां व सर्जरी दूरबीन द्वारा जितनी सर्जरी हैं, हेमोरॉइड्स हुए, नई स्टेपलर टेक्निक के थ्रू हेमोरॉइड्स सर्जरी, एनल फिशर हुआ, पथरी की सर्जरी, हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, अपेंडिक्स, सब तरह की सर्जरी हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगा में एक युवक की बहने की खबर है। गाजियाबाद के रहने वाले मयंक शर्मा के गंगा में डूबने की सूचना है। जानकारी के बाद एसडीआरएफ और जल पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। ऋषिकेश का राफ्टिंग जोन पूरी दुनिया में जाना जाता है। सर्दी की शुरुआत होने के बावजूद पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। राफ्टिंग जोन एक बार फिर गुलजार नजर आ रहा है। गंगा की उफनती लहरों में राफ्टिंग का रोमांच ऋषिकेश को विश्व के नक्शे पर एक अलग ही पहचान देता है। यही कारण है कि ऋषिकेश में राफ्टिंग स्थानीय लोगों के रोजगार का मुख्य आधार है। ठंड की दस्तक हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक राफ्टिंग के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। राफ्टिंग कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक एम्बुलेंस भी हम लोगों ने मांग की है, जो कि उन्होंने देने की बात कही है। और जैसे शौचालय, जो हमारे राफ्टिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हैं, उन पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने उनसे मोबाइल टॉयलेट की मांग की है और उन्होंने उन टॉयलेटों को देने की बात कही है। ऋषिकेश से कोडियाला तक राफ्टिंग हब है, जहां 109 राफ्टिंग कंपनी रिवर राफ्टिंग और टेंट कॉलोनी बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को एक नई पहचान मिल सके। राफ्टिंग संचालकों को भी उम्मीद है कि साल के अंत तक राफ्टिंग कारोबार और ज्यादा बढ़ेगा। अपने पर्यटकों को इस समय राफ्टिंग में, इस समय की जो हमारे जो बीच कैंप्स हैं, राफ्टिंग गाइड्स हैं, इस समय जो नई कयाकें, नए इंस्ट्रूमेंट्स सारे अभी सब यूज़ किए जा रहे हैं अभी तक, और नई गाइडलाइन के साथ राफ्टिंग के साथ गाइडों को प्रिपेयर किया गया है। गंगा में रिवर राफ्टिंग राज्य सरकार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए भी आमदनी का मुख्य जरिया है। साथ ही रोमांच और एडवेंचर खेल प्रेमियों के लिए भी ये आकर्षण है। इधर चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार के याचिका पर सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया। आज इस केस की सुनवाई होनी है। सरकार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाने की इजाजत दी जाए। सरकार ने कोर्ट से कहा कि अब तक कोई भी कोविड का मामला चारधाम में सामने नहीं आया और ऐसे में यहाँ पर लोगों को दर्शनों का लाभ सही से नहीं मिल पा रहा। सरकार ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में 3000 लोगों को दर्शनों की अनुमति मिले और गंगोत्री में 1000, यमुनोत्री में 700 लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाए। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में जमीन जिहाद का मामला हो, अतिक्रमण का या फिर धर्मांतरण का, ऐसा करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि देवभूमि में माहौल न बिगड़े इसके लिए 3 महीने के लिए एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। कुछ इलाकों में खास समुदाय के लोगों का दखल बढ़ रहा है। टिहरी में मस्जिद का मामला हो, नैनीताल में बढ़ रही खास बस्तियों का या फिर रुड़की में धर्मांतरण का, इन घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ाई है और यही देखते हुए सरकार ने 3 महीने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लागू कर दिया है।
सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य और देश विरोधी ताकतें देवभूमि पर हावी ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ NSA लगाना एक। और अब नजर पहाड़ एक्सप्रेस पर। लखीमपुर में किसानों की मौत पर कांग्रेस ने नैनीताल में प्रदर्शन किया। पंत पार्क में कांग्रेस ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस ने चमोली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल है। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी जारी रहा। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर आशा वर्कर्स। पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अलग अलग मांगों के साथ कार्य बहिष्कार किया। अल्मोड़ा आर्मी ग्राउंड में आर्मी SSC समेत स्थानीय लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। इसके साथ ही कई स्थानों पर सफाई भी की। टिहरी में नेहरू युवा केंद्र चला रहा स्वच्छता अभियान। 1 से 31 अक्टूबर तक अभियान में 5,800 किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का लक्ष्य।